नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर मैं एसके कुशवाहा बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी एसओ एग्ज़ाम 2019 में जो आप लोगों ने अप्लाई किया था फॉर्म का, उसकी डेट लगभग आने ही वाली है और अगस्त या सितंबर में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम टेस्ट सेट कर रहे थे टेक्निक्स ऑफ स्टैटिक्स की और आज टेस्ट 4 है। ठीक है दोस्तों, टेस्ट 4 है दोस्तों। तो आपने टेस्ट 3 बहुत अच्छे से पढ़े हैं, आई होप समझ में भी आए होंगे क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस हम लेते हैं यहाँ पे, 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे टेक्निक्स ऑफ स्टैटिक्स के इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन कहला कि गुडविल रिटर्न ऑफ रेट 10,000 इज, यानी कि अपलिखित की गई ख्याति 10,000 रुपये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है यानी कि पूंजीगत व्यय है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यानी कि आयगत व्यय है, या कैपिटल लॉस यानी कि पूंजीगत हानि है, या रेवेन्यू लॉस यानी कि आयगत हानि। तो ये आपको बताना है। देखिए, तो गुडविल रिटर्न यानी कि जो ख्याति होता है, मैं बता दूं आपको कि अपलिखित की गई ख्याति की राशि जो 10,000 आपको दी गई है, एक पूंजीगत हानि होगी दोस्तों। क्या होगी? पूंजीगत हानि। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पूंजीगत हानि क्या होती है ये भी मैं आपको बता दूं। ख्याति जो होती है एक अदृश्य संपत्ति होती है। क्या होती है दोस्तों? अदृश्य संपत्ति होती है। ये क्या होती है? अदृश्य संपत्ति होती है, जिसे आर्थिक चिट्ठे में सॉरी दोस्तों, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में यानी कि एसेट्स में, कहां पर? एसेट्स में सबसे ऊपर रखा जाता है। कहां पर रखा जाता है? आर्थिक चिट्ठा जो बनाया जाता है उसमें संपत्ति पक्ष में यानी कि एसेट्स की तरफ जो होता है वो सबसे ऊपर रखा जाता है। ठीक है, और ख्याति अपलिखित करने से स्थायी संपत्ति के साथ कुल संपत्ति की राशि भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ख्याति को अपलिखित करने से कंपनी की वास्तविक आर्थिक स्थिति में क्या होता है? सुधार होता है। यदि कभी क्वेश्चन आ जाए कि किसको अपलिखित करने से कंपनी की वास्तविक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, तो वो होगा दोस्तों ख्याति। ठीक है, गुडविल रिटर्न होगा, गुडविल। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, विभिन्न प्रकार के परिवार नियोजन विधियों के प्रयोग करने वाले दंपतियों की संख्या का प्रदत्त दिया हुआ है, मतलब डेटा दिया हुआ है। इन्हें एक चार्ट पर प्रदर्शित करना है। कौन सा चार्ट सबसे उपयुक्त होगा? तो दोस्तों मैं बता दूं, देखिए ऐसे आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए आयत चित्र जो होते हैं बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त जो चार्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आयत चित्र होगा। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि आलेख और आरेख क्या है? असीमित आंकड़े प्रदर्शित कर सकते हैं। ऑप्शन बी, स्थिति का त्वरित चित्र देते हैं, या ऑप्शन सी, सटीक मान दर्शाते हैं, या ऑप्शन डी, तैयार करने में कम समय लगता है। तो देखिए, जो आलेख होता है, क्या होता है? आलेख होता है वो स्थिति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? स्थिति को दर्शाता है। और जो आलेख आलेख होता है वो स्थिति को दर्शाता है, और जो आरेख होता है वह त्वरित चित्र प्रदर्शित करता है। क्या करता है दोस्तों? त्वरित चित्र प्रदर्शित करता है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी असमान अंतराल वाले बंटन के लिए आयत चित्र का निर्माण लंब ऊंचाइयों का अनुपात होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्ग अंतराल के सापेक्ष। किसके सापेक्ष होगा? वर्ग अंतराल के सापेक्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य द्वारा एक वर्ष में निम्न तालिका के अनुसार व्यय करने का प्रस्ताव दिया गया है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं। हाँ ठीक है, अब क्या रहे हैं कि किसी राज्य द्वारा
मदद दी गई है, रुपए करोड़ में प्रस्तावित व्यय दिया गया है। कृषि एवं ग्रामीण विकास में 4200 रुपया खर्चा हुआ। उद्योग एवं शहरी विकास में 1500 रुपया खर्चा हुआ। और यहाँ पर जो है स्वास्थ्य एवं शिक्षा में 1000 और मिश्रित जो है वो है 500 आपका। तो कह रहे इन आंकड़ों के आधार पर बनाए गए पाई चार्ट में कृषि एवं ग्रामीण विकास बताने वाले सेगमेंट में से किस केंद्र पर बने कोण का माप क्या होगा। चलिए, तो हमको कौन सा सेगमेंट देखना है, हमको देखना है कृषि एवं ग्रामीण विकास। कृषि एवं ग्रामीण विकास सेगमेंट देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाई चार्ट जो होता है आपका, पाई चार्ट में जो है कितने अंश का कोण होता है, वो होता है 360 अंश का पूरा। अब मान लीजिए हमको ये 4 मदें बनानी है, तो कौन सा कोण कितने अंश का होगा ये दर्शाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको टोटल करेंगे भाई। क्या करेंगे, इन सबको टोटल करेंगे। तो 1500 और 500 2000, 2000 3000, 3 4 7 7 और 2 कितना हो गया 7200। कितना हो गया दोस्तों, 7200 हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ग्रामीण का पूछ रहा है, ग्रामीण सेगमेंट का, कृषि एवं ग्रामीण विकास वाला। तो इसने जो है कितना खर्चा हुआ है, इसमें खर्चा हुआ है 4200। तो हम क्या करेंगे, 4200 का निकालना है तो 4200 को ऊपर रखेंगे, 7200 में निकालना है तो 7200 का नीचे कर देंगे। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। या 360 का हमको पता है, क्या पता है 360 का, तो ये 7200 क्या दिया है, टोटल दिया है। 7200 क्या दिया टोटल, और टोटल हमारा कितना होना चाहिए 360। तो हम क्या करेंगे, 360 से भाग देंगे। हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है कि कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है, कितने अंश का क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो हम क्या करेंगे भैया, 4200 को गुणा कर देंगे। किसका गुणा कर देंगे, 4200 का। ठीक है, तो जिसका निकालना है, यह वाला हम कर रहे थे, जिसका निकालना है उसको ऊपर, जिसमें से निकालना है उसको नीचे। और क्या निकाल रहे हैं हम, 360 वाला निकाल रहे हैं, अंश वाला निकालना था तो 360 वाला निकाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हल कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इनका टोटल कितना हो रहा था, 7200 रुपया हो रहा था। ठीक है, हमको क्या निकालना है, 4200 का निकालना है। 4200 को ऊपर रखेंगे, 4200 और टोटल में से क्या है 7200, 360 का अंश निकालना है, 360 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हल कर देंगे। 0 से 0 हो जाएगा, 36 से कम 36, 36 दूना 72, 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 210। कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। 210 अंश का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है इस समय। कह रहा है कि किसी 900 के वाली संपत्ति वाली समष्टि जिसमें बच्चे, वयस्क तथा वृद्ध हैं को पाई चार्ट में प्रदर्शित दर्शाने वाले केंद्र पर क्रमशः 100 अंश का, 180 अंश का और 80 अंश की कोण बनाते हैं, तो उनकी संख्या क्रमानुसार कितनी होगी। देखो, यानी कि बच्चों का जो चाइल्ड का है, ठीक है, चाइल्ड का है वो कितने अंश का कोण बनाता है, 100 अंश का बनाता है। ठीक है, जो वयस्क का है, क्या है, वयस्क का है, उसका कितना बनाता है, वयस्क का बनाता है आपका वाई से प्रदर्शित कर देते हैं। वयस्क का बनाता है आपका 180, अडल्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, ए से प्रदर्शित कर देंगे, 180 हो जाएगा। और उसके बाद जो वृद्ध है यानी कि ओल्ड है, उनका जो है कितना है, 80 अंश का कोण बनाता है। तो देखो यार, इसको निकालने के लिए हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, जो दिया उसमें भाग, जो पूछा उसका गुणा, ब्रह्मास्त्र लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ब्रह्मास्त्र कैसे लगाएंगे, देखिए 900 दिया है। ठीक है, 900 दिया है, 900 क्या है, पूरा है ना, 360 अंश का होता है पाई चार्ट में, क्या होता है 360 अंश का। तो 360 का हम क्या कर देंगे, भाग देंगे। और पूछा क्या है, 100 अंश का पूछा, यानी कि चाइल्ड का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओहो 1 मिनट रुकिए दोस्तों, अभी निकल आएगा। चलिए, तो हमको क्या करना है, सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये 900 क्या था, 900 था आपका टोटल। टोटल कितने अंश का कोण होता है पाई चार्ट में, 360 अंश का। 100 अंश का निकालना, हम 100 अंश का मल्टीप्लाई कर देंगे, हल कर देंगे, 0 से 0 कट गया। और 36 का भाग देंगे, 3 से काट देंगे हम यहाँ पे, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका
9 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 1 0 और हो जाएगा। फिर 3 से काट देते हैं, 3 चौको 12, 3 एकम 3 हो जाएगा, 1000/4। तो हम क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। जब 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 250। तो यानी कि जो चाइल्ड वाला है 250 होगा, पहला वाला ऑप्शन 250 होना चाहिए। हमें यही 250 देखो दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार में ही सॉल्व कर लेंगे, हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बी का निकालें, इसका अडल्ट का निकालें, तो कितना हो जाएगा, 900। फिर वही काम करेंगे, 900 अपॉन क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 180 कर देंगे, तो 180 कर दिया। 182 जा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो 450 के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 200 यहाँ पर आ जाएगा, 80 है इसका। इस प्रकार से जो है आप सवाल को सॉल्व करिए और समझने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से कौन सा सवाल हमको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न वृत्त गेहूं की उपज दर्शाते हैं। तो मान लीजिए ये ए है और ये क्या है, बी है। अब यदि क्षेत्र ए की उपज कितनी है, 400 किलोग्राम हो, इसकी कितनी है, 400 है। अब तो क्षेत्र बी की उपज कितनी हो जाएगी, इसकी आपको बतानी है। तो देखिए एरिया के हिसाब से तो उपज होगी ना, तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो भाई वृत्त का एरिया बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये पाई हो जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ पर 2 दी गई है, 2 स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पाई। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, कितना है इसका क्षेत्रफल, यानी कि बी का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये ए वृत्त का क्षेत्रफल था, बी का निकालेंगे तो यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो 3 है, तो यहाँ पर 3 का कितना हो जाएगी, 9 हो जाएगी, अर्थात 9 पाई हो जाएगा। तो देखो यार 4 पाई बराबर कितना है, 400 है। तो यार 9 पाई बराबर कितना होगा, तो जो दिया उसमें भाग, जो पूछा उसका गुणा। ये 400 क्या दिया है, 400 4 पाई का दिया है, 4 पाई का, तो 4 से गुणा करेंगे। 9 पाई का निकालना है तो 9 का गुणा कर देंगे, हल कर देंगे इसको। 4 एकम 4, यहाँ कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। 900 किलोग्राम आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा कि ग्राफ और डायग्राम दोनों में चातुष आकर्षण होता है, किंतु सांख्यिकी विद ग्राफ को तरजीह देता है, क्यों? क्योंकि ये आपको आंसर बताना है। तो इसका दोस्तों सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ग्राफ दो चरों के बीच गणितीय संबंध क्या करता है, प्रकट करता है। इसलिए जो है सांख्यिकी विद इनका प्रयोग ज्यादा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक मिनट रुकिए दोस्तों, मैं इसको जो 100% कर देता हूं। चलिए बढ़ते आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियां दी गई हैं, निम्नलिखित श्रेणियां हैं, इनका माध्य आपको बताना है। माध्य किस प्रकार से निकालोगे, देखिए माध्य निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको तो पहले x बार बराबर, मैं बता दूं, x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n, ये होता है इसका सूत्र। तो आपको क्या करना, fx की गणना करनी पड़ेगी। fx की गणना करनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका करेंगे, इसका और इसका करेंगे, इसका और इसका करेंगे, तो सब क्या निकल आएगा और सबको टोटल कर देना है। तो 7 चौको कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 16 अट्ठे 128 हो जाएगा। ठीक है, और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 22 66 हो जाएगा। 25 दूना 50 हो जाएगा। सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 8 6 14, 14 की 4, हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8 6 14, ठीक है। 3 6 3 9, 9 2 11, 11 6 17, और 17 5 कितना हो जाएगा, 22। तो 22 की हो जाएगा 2, हासिल 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, अपॉन कितना कर देंगे। अब यहाँ पर n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू कितना हो जाएगा, n की वैल्यू
7 चौको 28 सही है, 12 पंचे 60 सही है, और 16 अट्ठे 128 सही है, 22 तियाँ 66 सही है, 25 दूना 50 सही है। ऐड करने में तो अच्छा ये 8 छोड़ दिया, सॉरी, 8 8 16 और 16 6 कितना हो जाएगा, 16 6 22 हो जाएगा, है ना। 16 6 22, 22 की 2, हासिल आपका हो जाएगा 2, 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 5 23। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा, 332 हो जाएगा, 332। अब इनको आपको जोड़ना है, ठीक है, इनको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 8 17, 17 3 20, 20 2 22 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया 22। तो x बार बराबर कितना हो जाएगा, 332/22। 2 से आपका कट रहा है, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 छक 12 और 11 दूना 22। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 166/11। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है अनुक्रम 1 2 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 2n का माध्य 2n+1 -1 है, जहां k है, k की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है जहां k है, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसका जो है आंसर आप निकालते हैं यहाँ पे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रेणी कौन सी है। देखिए श्रेणी यहाँ पर लिखा है आपका 1 2 2 का स्क्वायर 2 की घात 3 डॉट 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 2 की पावर n तक गया है। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 डॉट डॉट इसी प्रकार से 2 की पावर n, इस प्रकार से क्या है लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी दी गई है। ये देखो 2 की पावर 0 का मान होता है 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, गुणोत्तर श्रेणी के ये क्या दिया गया है, गुणोत्तर श्रेणी दी गई है। ये कौन सी श्रेणी है दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। अब गुणोत्तर श्रेणी है तो यहाँ पर a बराबर क्या है, a बराबर आपका 1 है, a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा आपका 2। भाई इन r बराबर देखो घातों में कितने कितने का अंतर है, 1 1 का अंतर है, तो इसलिए a बराबर 1 हो गया, r बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी कि पद कौन सा दिया है वो r को होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू क्या होती है, n+1, कुल पदों की संख्या क्या होती है, कुल पदों की संख्या, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्या है, अब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग हमको निकालना है। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या है, बराबर होता है, इसका सूत्र याद रख लीजिएगा। इसका सूत्र जो होता है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग बराबर होता है a r की पावर n -1 अपॉन r -1। ये होता है फॉर्मूला, आप इसको क्या कर लेना, नोट कर लेना, याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। यहाँ पर सबकी वैल्यू पता है, a की वैल्यू 1 है और यहाँ पर r की वैल्यू 2 है, पावर n है, यहाँ पर n की वैल्यू n+1 हो जाएगी, और माइनस में क्या है 1 है आपका, अपॉन में क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा। सॉरी, r की वैल्यू कितनी है, 2 है, r की वैल्यू कितनी है 2 है, -1 हो जाएगा। तो एक बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2n+1 -1 बचेगा, ठीक है। अब जो है श्रेणी का माध्य हमको ज्ञात करना है। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल होता है, श्रेणी का हमको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2n+1 -1, ये क्या हो गया, ये आपका योग हो गया, और भाग दे देंगे हम कुल पदों का, कुल पद कितने हैं n+1 होगा। तो अब इस प्रकार से हम जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर निकाले दे रहा हूँ आपका। तो हमने देखा यहाँ पर 2n+1 अपॉन -1 होगा,
और n+1 हो जाएगा। और इसका जो माध्य है वो सवाल में क्या दिया गया है, 2n+1 - 1। ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, k। यहाँ पर क्या दिया गया है, k। तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर आपका हो जाएगा, देखिए इससे जो है ये कट जाएगा और k बराबर हो जाएगा 1/n+1। ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि दो प्रेक्षण क्रमशः 10 तथा -10 हैं तो उनका हरात्मक मान क्या होगा, हार्मोनिक मीन क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया हुआ है हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों 2ab/a+b। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो आपकी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, b की वैल्यू -10 हो जाएगी। तो इसका जो होगा कितना हो जाएगा 2 × 10 × -10 अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा a + b है तो 10 + -10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 × 10 = 200 माइनस का 200 हो जाएगा अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 0। तो 0 का भाग किसी भी संख्या में दोगे तो आंसर कितना होगा, अनंत होगा। कितना होगा, अनंत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा कि निम्न सारणी एक गांव की जमीन की जोतों का क्षेत्रफल दर्शाती है, ठीक है, और परिवारों की संख्या को दर्शाती है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जमीन नहीं है 185 परिवारों के पास, कुछ जमीन है परंतु 1 एकड़ से कम है 80 है, 1 से 2 एकड़ 30 है, 2 एकड़ से अधिक है 65 है। माध्यिका का मान बताइए। देखिए माध्यिका निकालने के लिए या तो हमें वर्ग अंतराल प्रॉपरली दिया हुआ होना चाहिए, इसमें यहाँ पर वर्ग अंतराल जो प्रॉपरली नहीं है, हम यहाँ पर जो है इस प्रकार से वर्ग अंतराल नहीं बना सकते हैं। कह रहा है कि ज़मीन नहीं है तो 0 होगी, कुछ ज़मीन है परंतु 1 एकड़ से कम है, तो इस प्रकार से आपका नहीं हो सकता है। तो आंसर सही, इसका सही होगा माध्यिका नहीं निकाली जा सकती है, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी देश की प्रथम 5 वर्ष की प्रति व्यक्ति औसत आय 2250 रुपये होता था, छठे वर्ष की आय मिलकर प्रति व्यक्ति औसत आय 22,075 हो जाए, 2275 हो जाए, तो छठे वर्ष की प्रति व्यक्ति औसत कितनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों 5 साल का हम कुल योग निकालेंगे तो 2250 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि औसत था, हल कर देंगे 0 हो जाएगा, 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10 और 1 11, कितना हो जाएगा 11,250 हो जाएगा। ये 5 साल का आपका क्या निकला, 5 साल का दोस्तों ये हो जाएगा 5 वर्ष का क्या हो जाएगा, ये 5 वर्ष का कुल योग हो जाएगा। ठीक है 11,250। इसके बाद 6 वर्ष, छठे वर्ष का यदि मिला दिया जाए तो औसत हो जाता है आपका 2275। तो हम क्या करेंगे छठे वर्ष का निकाल लेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 की 0 हासिल लगाई 3, 6 7 42, 42 3 45 हासिल 4 हो जाएगी, 6 दूनी 12, 12 4 16, 16 की 6 हासिल 1 हो जाएगा और 6 दूना 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, अर्थात यहाँ पर 13,650 हो जाएगा। अब देखो यार कह रहा है कि तो छठे वर्ष की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, आपका निकल आएगा। तो 13,650 में से 11,250 माइनस करना है, आंसर आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो कितना आएगा दोस्तों 2400, 2400 आपका सही आंसर होगा 2400। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है ना। चलिए ओके बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कह रहा है दिए गए प्रदत्तों का बहुलक कितना होगा। दिए गए प्रदत्तों का बहुलक कितना होगा दोस्तों, बहुलक आपको बताना है। तो बहुलक के लिए आपका क्या आ जाएगा आंसर,
जो सबसे ज़्यादा बार दिया गया हो मान, तो देखिए यहाँ पर दिया है 5 2 बार दिया है, 7 1 2 3 4, सबसे ज़्यादा 7 है तो 7 आपका बहुलक हो जाएगा। यदि जितनी बार ज़्यादा अधिक बार जो पद है वही आपका क्या होता है, बहुलक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि आरोही तथा अवरोही तोरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वह क्या होता है। तो दोस्तों बता दूं मैं, आरोही और अवरोही तोरण जहां पर एक दूसरे को काटते हैं तो वो माध्यिका कहलाता है वह बिंदु। तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है एक बारंबारता बंटन की प्रथम द्वितीय और तृतीय मात्राएं क्रमशः 10 25 एंड 40 है। मात्रा विचलन निम्नलिखित में से क्या होगा। आपको मात्रा विचलन निकालना है, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है दोस्तों, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपका Q1 दिया गया है, ये Q2 दिया गया है, ये Q3 दिया गया है। आपको क्वार्टाइल मात्रा विचलन निकालना है, यानी क्वार्टाइल डेविएशन आपको क्या करना है। एक मिनट, द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वांटिटीज ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर इतना रिस्पेक्टिवली द क्वार्टाइल डेविएशन गिवन बाय। ओके, तो हमको क्या करना है, आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। यदि मात्रा विचलन निकालना है तो इसका सही जो आंसर होता है क्वार्टाइल डेविएशन बराबर होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो Q3 की वैल्यू कितनी है आपकी 40 है, माइनस Q1 की वैल्यू कितनी है 10 है, अपॉन आप 2 कर दीजिए। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 30 बचेगा। 30 में आप 2 का भाग दे दीजिए तो आंसर कितना हो जाएगा 15। 15 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, 15 हो जाएगा। अब हमको यदि क्या निकालना है, यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर मात्रा विचलन पूछा है, ये तो आपका हो गया। अब मात्रा विचलन यदि पूछा है तो मात्रा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो उसका सूत्र क्या होता है, उसका आपका होता है कोएफिशिएंट मात्रा विचलन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा Q3 माइनस Q1 अपॉन कितना हो जाएगा Q3 प्लस Q1। एक मिनट, थोड़ा सा मिल गया है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मिटा देता हूँ, सूत्र लिख लीजिएगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, चलिए अब इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपने अभी मान निकाला, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, Q3 माइनस Q1 का 30 हो जाएगा, और 40 और 10 इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/5। तो 3/5 आपका हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसका सही आंसर होगा 3/5। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि इन और डिस्ट्रीब्यूशन n इक्वल 10, सिग्मा x इक्वल टू 60 एंड सिग्मा x स्क्वायर इक्वल टू 1000, देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज, यानी कि आपको मानक विचलन ज्ञात करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का मैं आपको फार्मूला बताए दे रहा हूँ क्या होता है, आपको जल्दी से नोट कर लेना है। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर आपका होता है अंडर रूट सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर। x बार ये क्या है, आपका माध्य होता है, इसका होल स्क्वायर करना पड़ता है। अब यहाँ पर x बार यदि आपको चाहिए तो x बार बराबर होता है आपका सिग्मा x अपॉन n। तो सारी चीज़ें आपको दी गई हैं दोस्तों। सबसे पहले x बार निकाल लेंगे। x बार निकालने के लिए आप सिग्मा x की वैल्यू दी गई है 60 हो जाएगी, अपॉन n की वैल्यू 10 दी गई है, तो यहाँ पर सिग्मा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू है कितनी 1000, तो यहाँ पर ऊपर 1000 कर लेंगे, अपॉन n की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 100 बचेगा। माइनस में x बार की वैल्यू 6 है, तो 6 का हम यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे, तो अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 64,
और अंडर रूट 64 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 8। तो आपका सही आंसर 8 होगा। उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कह रहा कि निम्नलिखित प्रेक्षणों का परास तथा चतुर्थक विचलन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बिल्कुल इजीली आपका ज्ञात हो जाएगा। देखिए परास यदि आपको यानी कि रेंज ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, रेंज आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना देखना है, इन सभी का सबसे बड़ा पॉइंट देखना है, बड़ी वैल्यू देखनी है और सबसे छोटी वैल्यू देखनी है, माइनस कर देना, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इनमें से सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो कितनी है, 70 है। सबसे बड़ी कितनी है, 70 है। और सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी 20, हाँ 20 कितनी है, 20 है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगी, उच्च सीमा, सूत्र लिख लेना, रेंज बराबर क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा आपकी कितनी है, 70 है और निम्न सीमा 20 है। तो आपका रेंज कितना हो जाएगा, 50। रेंज कितना हो जाएगा, 50। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है चतुर्थक विचलन यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन। तो चतुर्थक विचलन निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, Q3 और Q1/2 होना चाहिए चतुर्थक विचलन के लिए। तो हमको क्या करना है, पहले सबसे पहले इनको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे सबसे पहले। तो आरोही क्रम में सबसे पहला क्या हो गया, 20 है। उसके बाद क्या है, 20 के बाद 20 हो गया। फिर इसके बाद 25 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 लिख लेंगे। इसके बाद क्या है, 25 के बाद 29 है। तो हम क्या करेंगे, 29 को लिख लेंगे। इसके बाद 29 के बाद 30 है तो 30 लिख लेंगे। इसके बाद 39 है तो 30 के बाद 35 है, 35 और 39, चलिए 35 और 39। इसके बाद क्या है, 41 है आपका, 41 ले लिया हमने। इसके बाद 41 के बाद 48, 60, 48 के बाद 51 है, 48 के बाद 51, 60 और 70, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर Q1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो Q1 बराबर होता है n+1/4वां पद। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने पद हैं, 11 पद हैं। एक जोड़ दिया, 4 का भाग दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12/4, 4 के 12 अर्थात तीसरा पद हो जाएगा, 3वां पद। ठीक है, तीसरा पद कौन होगा, 1, 2, 3, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा आपका। Q1 बराबर आ गया, Q1 बराबर क्या आ गया, 29। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। चलिए अब हमको क्या निकालना है, Q3 की वैल्यू निकालनी है। Q3 की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा फिर वही फार्मूला लगाएंगे। Q3 की वैल्यू होती है Q3, तो यहाँ पर 3 पहले लिखेंगे, फिर वही फार्मूला n+1/4 कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, यहाँ इसकी वैल्यू आएगी 3 × 3, 3 का कितना हो जाएगा, 9वां पद हो जाएगा, 9वां पद। अब 9वां पद कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा दोस्तों, 51 हो जाएगा, अर्थात 9वां पद। Q3 बराबर क्या आ जाएगा, Q3 बराबर हो जाएगा 51। तो ये हमने क्या निकाल दी, वैल्यू। ओके, अब आगे देखते हैं। अब जो है चतुर्थक विचलन हमको निकालना है। चतुर्थक विचलन देखिए क्या होता है, चतुर्थक विचलन बराबर होता है क्वार्टाइल डेविएशन बराबर होता है Q3 - Q1/12। पिछले सवाल में बताया था मैंने, तो इसको हल कर दीजिए। 51 - 29/2, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9, 2, 11, 9, 2, 11, 3, 2, 5/2, तो कितना आ जाएगा, 11। तो यहाँ पर आ जाएगा 11। तो देखिए हमने जो है परास यानी कि रेंज 50 निकाली थी और यहाँ पर हो जाएगा आपका 11। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन एक कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है कि माध्य चर का वह मान है जो बंटन के संतुलन का बिंदु अथवा गुरुत्व केंद्र होता है। बिल्कुल सही है आपका आंसर। माध्य का वह मान है जो बंटन का यथार्थ रूप से अर्थ विभाजन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। बहुलक वह मान है जिस पर बंटन का चरम होता है यानी कि पीक होता है, बिल्कुल ये भी सही है। सम्मति बंटन में माध्य, माध्यक और बहुलक ये तीनों संपाती नहीं होते, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी कि संपाती होते हैं।
चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 9PR की वैल्यू कितनी है, 60 480 है, तो आर का मान बताओ। चलिए देखते हैं 9PR, ठीक है, 9PR बराबर कितना है 60 480। तो देखो यार, इसको हम क्या करेंगे, इसको हमको यहाँ पर लिखना था 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस आर का फैक्टोरियल, ऐसे ही करते ना। तो यहाँ पर ऊपर जो होगा 9 का मल्टीप्लाई ही होगा ना। तो देखते हैं ये 60 480 कहाँ तक आ जाता है। तो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4। तो यहाँ तक जब आप करोगे तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, 60 480 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर कितने पद लिए, 2 2 4 2 6। अर्थात हमको क्या करना है, यदि हमारा आर की जगह क्या होता, 6 होता, आर की जगह क्या होता, अगर 6 होता तो आपका सही आंसर आ जाता। क्योंकि आप कैसे लिखते, आप लिखते 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 6 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आता 9 का फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर हो जाता 3 का फैक्टोरियल। तो आपको 9 का गुणा करना पड़ता, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल। और नीचे था आपका 3 का फैक्टोरियल, 3 के फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल कट जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 60 480। क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अंक 1 2 3 4 5 से 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 3 अंकों वाली, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 3 अंकों वाली यदि आपको संख्या बनानी है, अंक होंगे 3, टोटल अंक यहाँ पर आपको दिए गए हैं 5, तो 5P3 इस प्रकार से होगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 का फैक्टोरियल अपॉन यहाँ हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल आपका कट जाएगा। 5 को 20 3 60, कितनी संख्याएं बनेंगी दोस्तों, 60 संख्याएं बनेंगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एजुकेशन शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि स्वर यानी कि वोवेल एक साथ रखे जाएं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से स्वर हैं। एक तो ए है, ई है, आई भी है, ओ भी है, यू है, यानी कि 5 स्वर हैं। तो इनको एक साथ रखना है, एक साथ रखना है तो इनको हम 1 अंक मानेंगे, ठीक है। तो ये चला गया आपका, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। बचे कितने, आपका क्यू बचा, आपका टी बचा और आपका एन बचा। तो टोटल ये कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4, यानी कि 4 का फैक्टोरियल हम लिखेंगे। अब ए ई आई ओ यू है, तो इसको हम जो है कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 5 प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कितने प्रकार का हो गया, 5 का 5 प्रकार का, यानी कि 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो टोटल आपका हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल और इनटू कितना हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल। इनको दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो, हाँ, इनको जो है हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 5 गुणे 4 गुणा 3 गुणा 2, इसको हल करेंगे तो 4 गुणा 3 गुणा 2 हल कर लेंगे। 5 को 20, 3 दूना 6, 20 छक्का 120, 4 3 12, 12 दूना 24 हल कर लेंगे। 0 12 चौको 48 की 8, हासिल लगाई 4, 12 दूनी 24, 4 28। तो संख्याएं जो होंगी आपकी कितनी बनेंगी, 2880 बनेंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 अंकों से बनेगी जबकि प्रत्येक अंक की पुनरावृत्ति कितनी ही बार की जा सकती है, ठीक है भाई। तो हमको क्या करना है, देखिए 5 अंकों की संख्या बनानी है तो इसको 0 को तो आगे लिख नहीं सकते। सबसे पहले भाई 0 को लिख देंगे तो वो 5 अंक की संख्या नहीं रह जाएगी, है ना। तो बाकी को तो लिख सकते हैं ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 अंक कितने हैं, अंक हैं आपके 7, ठीक है। अब चूंकि प्रत्येक संख्या 5 अंकों की है, इनमें से 10,000वां जो 10,000वां अंक है वो क्या होगा आपका, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और यह स्थान शेष 6 अंकों में भरा जा सकता है, ठीक है। शेष 6 अंकों में क्या हो सकता है, भरा जा सकता है। यानी कि 10,000वां जो जैसे हो गया इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, 1000 का अंक, 10,000 का अंक, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे ना।
जीरो नहीं लिखेंगे। बाकी जो है जीरो यहाँ पर किसी में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भरने की 6 विधियाँ हैं, जीरो को भरने की 6 विधियाँ हैं और बाकी के सभी अंकों को भरने की 7 विधियाँ हैं। बाकी के अंक कितने हैं? 4, यानी कि स्थान कितने हैं? 4। बस इसको हल कर देना, आपका आ जाएगा आंसर। तो 6 मल्टीप्लाई यहाँ पर 7 की घाते क्या है? 4। 7 7 49, 7 7 49, 49 मल्टीप्लाई 49 कितना होता है? 2401 होता है दोस्तों। कितना होता है? 2401। हल कर देंगे तो 6 कम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, भागना जाए गुणा 0 हो जाएगा। 6 चौको 24 की 4 हाथ से लगाई 2, 6 दूनी 12, 2 6 दूनी 12, 2 14। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 14406। कितनी संख्या बनेंगी? 14406। 14406 ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा किसी कॉलेज के 14 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी की टीम किस प्रकार से बनाई जा सकती है? अगर आपको टीम बनानी है तो मैंने बताया था टोटल कितने हैं? 14। तो घात में यहाँ पर 14 आ जाएगा। कॉम्बिनेशन बनाना है आपको, कितने खिलाड़ियों के लेना है? 11। इसको हल कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 14 का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल, यानी कि 11 का फैक्टोरियल, और कोष्टक में हो जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। आर का फैक्टोरियल मतलब 11 का फैक्टोरियल। हल कर देंगे इसको तो 14 का फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा, 11 का फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ कितने होगा? 3 का फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा। अब इसको हल करोगे तो 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11 का फैक्टोरियल अपॉन 11 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 गुणा 2। 11 के फैक्टोरियल से 11 का फैक्टोरियल कट जाएगा। अब यहाँ पर काट देते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो जाएगा? 12, 13 दूना कितना हो जाएगा? 26 मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे? 14। 14 छंग 84 की 4 हाथ से लगाई 8, 14 दूनी 28, 28 8 36। कितना हो जाएगा दोस्तों? 364। 364 आपको आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ओके गाइस, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा कि 9 पुरुषों तथा 5 महिलाओं में से 7 की 2 समितियां बनानी हैं। यदि प्रत्येक समिति कम से कम 3 महिलाएं हों तो समितियां कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? देखिए इसको हल करने का तरीका क्या है मैं बता दूं। आपको यहां पर महिलाएं लेनी है। टोटल महिलाएं जो है कितनी हैं? वो हैं आपकी 5। टोटल महिलाएं हैं 5 और जो पुरुष हैं, ठीक है, पुरुष हैं वो कितने हैं? 9 हैं। तो यहाँ पर 9 लिख लेते हैं, यहाँ पर m, यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पर यदि हम 3 महिलाएं लेंगे, 3 महिलाएं लेंगे, अब 7 की 2 समितियां बनानी है, ठीक है। 7 की 2 समितियां बनानी है तो क्या हो जाएगा? 3 यदि हम महिला लेंगे तो 4 हमारे क्या हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे। यदि 4 महिला होंगी तो 3 पुरुष हो जाएंगे। 5 महिला होंगी तो 2 पुरुष हो जाएंगे। 5 से इससे ज़्यादा हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो इनको क्या करेंगे हम? यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 महिला 5C3 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9C4 प्लस में फिर क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। इसको अगले वाले को 5C4 मल्टीप्लाई 9C3 प्लस यहाँ पर देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। 5 महिला थी, कॉम्बिनेशन बनाना है, 5 महिला को लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई टोटल 9 पुरुष थे, कॉम्बिनेशन बनाना है, 2 पुरुष को लिया गया है। इस प्रकार से आप क्या करोगे? इनको सॉल्व कर दोगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इनको क्या करना है? सॉल्व करना है। देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर आएगा आपका 1260, कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 1260 प्लस इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 420 और इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपका 36। सभी को जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 1716। क्या हो जाएगा? 1716। 1716 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसका सूत्र मैं बता चुका हूँ, आपको कर लेना है। टाइम की कमी के कारण मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करवा रहा हूँ। कह रहा है कि यदि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए रेड जो है वो कितनी है? 3 हैं और काली जो हैं वो कितनी हैं? काली हैं आपकी 5, यानी कि ब्लैक हो जाएंगी आपकी 5। थैले में जो है टोटल कितनी हो जाएंगी? टोटल गेंदें हो जाएंगी 8। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से एक लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है? तो लाल गेंद टोटल कितनी है? 3,
और थैले में टोटल गेंदें कितनी है 8, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3/8। तो 3/8 आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी दौड़ में घोड़े ए के जीतने की प्रायिकता 1/5 है, घोड़े बी के जीतने की प्रायिकता 1/6 है, उनमें से किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो, ऐसे सवालों को हमको ना जीतने वाले की निकालना, अपोजिट निकालेंगे। इसको क्या कर देंगे, इसके ना जीतने की जो प्रायिकता होगी कितनी हो जाएगी 1 - 1/5, 5 एकम 5 यहाँ पर हो जाएगी 4/5। इसके ना जीतने की प्रायिकता, घोड़े बी के ना जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1 - 1/6, 6 एकम 6, 5/6 हो जाएगी, ये प्रायिकता हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, अब इन दोनों को जो है जोड़ देना है, प्रायिकता इनकी क्या कर देना है, दोनों को जोड़ देना है। यानी कि दोनों के ना जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 4/5 प्लस में 5/6, लासा कितना आएगा 6 × 5 = 30, 6 चौको 24 प्लस 5 = 25, 25 और 24 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब इनके जो है जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो एक में से माइनस कर देना है। फिर ये दोनों के ना जीतने की प्रायिकता है और दोनों के जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, आप इसको जो है सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 49/30। चलिए हल कर देते हैं। तो 30 से कम कितना हो जाएगा 30 - 49/30। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने लगता है कहीं गलती कर दी है। दोनों के ना जीतने की जो प्रायिकता है, दोनों के ना जीतने की प्रायिकता, यही तो है यार, चलो। तो यहाँ पर मैं इसको सवाल को अभी वो करता हूँ, इसके बाद में जो है समझाता हूँ इसको। अगला कह रहा है, किसी सूचकांक को परिकलित करने का फार्मूला ऐसा होना चाहिए कि वह तुलना के एक बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच वही अनुपात दे, चाहे उनमें से किसी को भी आधार के रूप में लिया जाए, या यदि इसे दूसरी तरह से कहें तो आगे गणना किए गए सूचकांक पीछे गणना किए गए सूचकांकों के अन्योन्य से होना चाहिए। सूचकांकों की संगति का ये कौन सा परीक्षण है, तो ये दोस्तों होता है कालोत्क्रमण परीक्षण। क्या होता है, कालोत्क्रमण परीक्षण होता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कह रहा है कि -3/7 के ढाल के साथ बिंदु 5 - 2 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण जो है क्या होगा। तो देखिए बिंदु सी से क्या करना है आपको, x1 और y1 से होकर गुजरने वाली जो रेखा का समीकरण होता है वो होता है y - y1 बराबर m x - x1। तो ये क्या होता है, m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू होती है प्रवणता, इसको कहते हैं, जो यहाँ पर ये दिया गया है, ढाल दिया गया है, वही होता है। इसको हम जल्दी से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा समय की कमी है, तो इसलिए मैं जो है वो सवाल जो है कल आपको करवाऊंगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस y1 की वैल्यू क्या दी गई, y1 की वैल्यू दी गई है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इक्वल टू m की वैल्यू क्या दी गई है, -3/7 दी गई है। x की वैल्यू ज्यों कहते हो, -x1 की वैल्यू क्या दी गई है, 5 दी गई है। अब इसको हल कर देंगे, लासा ले लेंगे हम, 7 का दोनों 7 के इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 7y प्लस में 7 दूना 14 बराबर में 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा,
माइनस में 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 तिहाई 15। ठीक है, अब आप जो है इसको हल कर दीजिए। माइनस 3x होगा यहाँ पे 3x। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 7y प्लस में 3x और बराबर में 15 माइनस 14। ठीक है, इसको हल कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 7y प्लस 3x बराबर 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो रेखाओं का ढाल 1 और 1 माइनस 3 है, इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए बीच का कोण निकालने के लिए m1 की वैल्यू दी गई है और ये m2 की वैल्यू दी गई है। इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालना है, यानी कि tan थीटा बराबर निकालना है। tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस में m2 अपॉन हो जाएगा आपका 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, ये आपको निकालना है, सॉल्व कर लीजिए आप। 1 माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन अंडर रूट 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे लासा ले लेंगे, ऊपर नीचे लासा ले लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस में 1 अपॉन हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस में 1। ठीक है, तो ये किसका मान होता है, tan 15 अंश का होता है, 15 अंश का होता है, तो यहाँ पर 15 अंश आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों मुझे थोड़ा सा टाइम की कमी है, इसलिए मैं वो सवाल जो है जो अभी थोड़ा सा बिगड़ गया था वो मैं आपको नेक्स्ट डे बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।